नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज होगी बात कांग्रेस में हार और हार पर हो रही लगातार तकरार को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले विधानसभा चुनाव हारी, फिर लोकसभा में सफाया हो गया और अब उपचुनाव में भी 10% कम वोटिंग के बावजूद कांग्रेस कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। कांग्रेस की इस दुर्गति पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई। सिंहदेव ने कहा कि कमियों का आकलन करना होगा। कांग्रेस के पास जो वर्कर है उन्हें काफी ढीला छोड़ दिया गया है, बंधे हुए नहीं। सिंहदेव ने स्वीकारा कि कांग्रेस का स्वरूप कैडर बेस नहीं है, जबकि बीजेपी और कुछ पार्टी कई दशकों से कैडर बनाकर काम कर रहे हैं। बीजेपी में लगातार मीटिंग्स होती है, उनका संगठन अपने वर्कर्स को लगातार दौड़ाता रहता है, एक्टिव रखता है। सिंहदेव ने पूछा कि हम 72 से 35 पर क्यों आए, कैसे आए? हम लोकसभा की भी सीट नहीं जीत पाए, वहां भी हार मिली। सिंहदेव की चिंता पर भाजपा ने अब तंज कसा है कि संख्या से अनुशासन से चुनाव जीता जाता है। क्या सिंहदेव का इशारा भी अनुशासनहीनता की तरफ है? और 72 से 35 सीटों पर आने के सफर के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं सिंहदेव? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। कहीं है कहीं नहीं है, और अपनी भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, और क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए? 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए? लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई? वोट शेयर हमारा बढ़ा भी, लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए? कांके बहुत थोड़े से हार गए। और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई, जिसका आकलन करना होगा। भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है, दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है, और जो स्थिति आज है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है, लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। चलिए, इट्स अ काइंड ऑफ गुड डे फॉर बीजेपी, पर इट्स नॉट सो गुड डे फॉर कांग्रेस। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंधर्व पांडे, शिल्पा दिवांगन कांग्रेस से, और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस से ही करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगी आप शिल्पा जी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हमने हाल फिलहाल में देखी छत्तीसगढ़ में, कि आपकी न्याय यात्रा में सीनियर नेता नहीं आते हैं तो कम समय गुजार कर चले जाते हैं। इसको लेकर सवाल उठता है। जो बैठक हुई दीपक बैस की अध्यक्षता में बिलासपुर में, आपके पार्टी के नेता आपस में ही गाली गलौज कर रहे हैं। सीनियर नेता कह रहे हैं कि हमें हमारे सर को दबाने की कोशिश मत कीजिए, कार्यकर्ताओं का सर दबाने की कोशिश मत। और आज जो टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में कहा, कहीं ना कहीं अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि कार्यकर्ताओं में अनुशासन की तो कमी है ही, और पार्टी में वो कसावट नहीं है जिसका आपकी पार्टी के सीनियर नेता जिस पर एक तरह से मोहर लगा रहे हैं अपने बयान से। नमस्कार। देखिए, किसी भी चुनाव में राजनीतिक दलों का जो रणनीति होती है वो चुनाव के पहले बनती है। उस रणनीति पर कार्य करने की बनते गुंजाइश कोशिश रहती है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कर्मठ हैं, कार्य करने वाले हैं और निश्चित रूप से अनुशासित हैं। कुछ और कारण हो सकते हैं कि चुनाव में हार लगातार देखने को मिल रही है, ये मंथन का विषय है और हर राजनीतिक दल इस पर मंथन करता है, चाहे चुनाव में हार हो चाहे चुनाव में जीत हो। मंथन और समीक्षा का दौर बार बार बैठकों के दौरान चलता रहता है। आम बात है, ये सामान्य बात है, बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। यदि कुछ कमियां हैं उसे समन्वय के साथ, एकजुटता के साथ आपस में बैठकर ही हल किया जा सकेगा। और बातचीत में यदि थोड़ी ऊंच नीच होती है तो वो भी
मेरे हिसाब से एकदम सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक एक दूसरे के मन की बातें नहीं जानेंगे, आपस में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर परिवार के लोग नहीं सुलझाएंगे, कोई भी पार्टी परिवार की तरह होती है, तो परिवार के लोग आपस में एक दूसरों की बातों को सुनकर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। शिल्पा जी, सिंहदेव जी भी तो ये कह रहे हैं कि 72 से 35 पर कैसे आ गए, इसको लेकर समीक्षा हुई है, लेकिन अब उसे अमल पर लाने की दरकार है। सिंहदेव जी का ये उनका खुद का बयान है कि आप लोकसभा और विधानसभा की हार पे समीक्षा कर चुके हैं। अब उस समीक्षा का क्या निष्कर्ष निकला ये आपके ऊपर है, आप हमें बताती हैं कि नहीं। लेकिन सिंहदेव जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे सवाल उठता है कि आप लगातार ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, लेकिन आज सिंहदेव जी के बयान से तो यही लगता है कि समीक्षा के बाद निष्कर्ष पर पहुंची है पार्टी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। देखिए, हम हार को एक्सेप्ट करते हैं और फिर से नए सिरे से अनुशासन के साथ, समन्वय और एकजुटता के साथ कार्य करने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे बड़े नेता हो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, वो प्रतिबद्ध है। और फिर क्योंकि हमारे मुद्दे जमीनी स्तर के मुद्दे थे हर चुनाव में, चाहे आप विधानसभा के चुनाव बोलिए चाहे आप लोकसभा के चुनाव बोलिए। 5 साल हमको जनादेश मिला, हमने जनता के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया, पर एक बात ये भी सच्चाई है, कटु सत्य है कि हम काम कर कर के हार गए और वो झूठ बोल बोल कर जीत गए। इस चीज पर मंथन करने की जरूरत है कि क्या परिदृश्य था, ऐसा क्या परिस्थितियां थी, ऐसे हालात क्यों बने कि हम अच्छा से अच्छा कार्य कर रहे थे, उसके बाद भी हमें झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करने वाले लोगों ने हरा दिया। शिल्पा जी, पार्टी के स्ट्रक्चर और जिस तरह की अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है, उसको लेकर सिंहदेव जी ने बयान दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि समीक्षा हुई है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा, अमल करने की ज़रूरत है। तो क्या इस बयान को इस तरह से देखा जाए कि आपकी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता थे उनकी नाकामी के चलते आप हारे हैं, ना कि ईवीएम के कारण? देखिए, कार्यकर्ता पूरी कर्मठता से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, हर बूथ लेवल पर कार्य किया है कार्यकर्ताओं ने। और कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत पुरानी और अनुभवी पार्टी है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उतना ही अनुभवी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उतना ही कर्मठ है। कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कमी नहीं है, कार्यकर्ता से ही पार्टी की आन बान शान है। यही कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी हालात हुए हैं जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। आगे से उस अनुशासन के साथ हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गंदर जी, क्या कहेंगे, बीजेपी इसे किस तरह से देखती है, सिंहदेव जी के बयान को? क्या ये जो बयान है, इसे सीधे सीधे जो कांग्रेस का नेतृत्व है, ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को एकदम गंभीरता से लेने का हमारा कोई इसमें विषय ही नहीं। हमारे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि हमने उपचुनाव के दौरान भी देखा कि जितने बूथ दक्षिण विधानसभा में थे, उस बूथ के बराबर सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में थे ही नहीं। इनका संगठन का ढांचा बहुत कमजोर हो चुका है। पूर्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी बड़ी संख्याओं में, आपने भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। उसके माध्यम से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है लोगों के बीच से और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके बीच से कम हुआ है। तो वहां पर इनका एक स्ट्रक्चर जो बूथ लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक होता है, उसमें जो ग्राउंड रियलिटी है वो वहां पर ग्राउंड में वर्क करने वाले लोग नहीं। मैंने उपचुनाव में भी देखा कि जिस प्रकार से जो पर्चियां लोगों के घर में वोटिंग के लिए जानी चाहिए थी, उसके लिए ठेका एजेंसियों को हायर किया गया। कार्यकर्ता उसमें खुद जाकर के बूथ की पर्चियां दे, ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं थी। तो ग्राउंड लेवल में, और कांग्रेस में दूसरी चीज ये भी है कि आपसी अंतरकला और इतने सारे केंद्र बिंदु बन चुके हैं आज की स्थिति में कि एक गुट माननीय टीएस सिंहदेव जी का है, एक गुट माननीय भूपेश बघेल जी का है, एक गुट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का है, एक गुट वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी का है, और सभी ने मिल करके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया। अभी ये आरोप लगा रही थी हमारी बहन शिल्पा जी कि हमने झूठ की राजनीति करके और इस प्रकार के आरोप लगाए कि ऐसा कुछ विषय अफवाह उड़ा करके हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तो नहीं बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सरकार के शासनकाल में जिस प्रकार की चीजें हुई उससे छत्तीसगढ़ की जनता ने हतोत्साहित होकर इस प्रकार का जनादेश दिया। हमने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका बस निभाई और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया
और हमने अभी सेवा के 1 वर्ष के तौर पर इसे मनाया भी है और हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जी। कार्यकर्ता एक बूथ से लेकर जब आप चुनाव में जाएंगे तो एक पन्ना होता है, हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक के हमारे कार्यकर्ता हैं। और अभी वर्तमान में हमने सदस्यता अभियान चलाया जिसमें 60 लाख मतलब छत्तीसगढ़ के हर चौथा व्यक्ति भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ठीक इतनी है। सदस्यता हमने केवल छत्तीसगढ़ में प्राप्त की। शिल्पा जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नागेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर जो ये कह रहे हैं कि अगर 18 में जीते और बघेल सरकार आई तो वो कांग्रेस पर विश्वास था, अगर बीजेपी इतने बड़े अंतर से जीती है तो वो झूठ है, ये तो सीधे सीधे जनमत का अपमान है। देखिए, झूठ और षड्यंत्र की राजनीति जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। 1 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार है, बड़े बड़े घोषणा किए, घोषणा पत्र में जो वादे किए, आज जमीनी स्तर पर इनके सभी वादे फेल हो चुके हैं। आज जो है किसान परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम पर जिस प्रकार से ठगी की जा रही है, फिर उनसे किसी न किसी माध्यम से उनके परिवार वालों से धन बटोरा जा रहा है, लूट मचा रखी है, अपराध बढ़ा रखे हैं, पूरी जनता के हानिकारक है। तो यही तो झूठ की राजनीति है। आपने पहले झूठ बोला, कागजों पर आज घोषणाओं को समेट के रख दिया, जमीनी स्तर पर उतारा नहीं, तो झूठ का प्रत्यक्ष देखिए। और जिस प्रकार से मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने घोषणाओं में सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप आज के दिनांक में जमीनी स्तर पर जाकर देखिए, किसानों की स्थिति देखिए। आप 21 क्विंटल का वादा करते हैं, 15-16 क्विंटल से ज्यादा वो धान खरीदी नहीं हो पा रही है। खरीदी केंद्रों की परेशानियां देखिए। इस प्रकार की बातें करने से पहले अपना जो रियल है उसको देख लीजिए। ठीक है, आप सर्वे करें, उम्मीद है कि कुछ बेहतर उसे निकल के आए। नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, सीधे मुद्दे पर ही बात करते हैं कि आज टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आक्षेप लगते रहते हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, चाहे वो आपसी इनके बीच जो अनबन है उसको लेकर। अभी हाल ही में जो हमने घटना देखी बिलासपुर में, जब दीपक बैज जी की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और जो पूर्व महापौर राजेश पांडे उनके बीच में सरेआम गाली गलौच हो गए और उसके बाद हालात बिगड़ते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं क्या सिंहदेव जी के इस बयान को इस तरह से देखा जाए कि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है कि आपसे आपका संगठन जो है संभल नहीं रहा? बिल्कुल अभिषेक जी, टीएस सिंहदेव की जो पीड़ा है मन की वो सामने आ रही है। वो इस चीज को लेके जो उन्होंने मंथन किया है या कहा है कांग्रेस को कि अभी भी अवसर है, देख लीजिए, संभल जाइए। और औपचारिक रूप से चुनाव हारने के बाद जो पार्टी आत्मावलोकन करती है, समीक्षा बैठक करती है, इनका उन्होंने एक तरीके से उस पर सवालिया निशान ही उठा दिया है कि इसका कोई औचित्य नहीं, इससे कुछ सीख नहीं ले पाते कार्य। और सीधी बात है, आज का विषय इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल सामने नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव है। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की, संगठन की, सबकी परीक्षा है, दोनों ही राजनीतिक दलों की। तो ऐसे समय में और खास तौर पे ये जो चुनाव है नगरीय निकाय, नगर पंचायत के, ये चुनाव नेताओं के चुनाव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के चुनाव, उनके बीच से चयन होना है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये जो बात कही है कि इस पे मंथन होना चाहिए। अभिषेक जी, एक लंबे समय से कांग्रेस ने देश पे राज्य किया है अपने नीति सिद्धांतों के साथ, और जैसा कि एक आम धारणा है कि परिवर्तन जो है एक सतत प्रक्रिया है, कांग्रेस ने इसका अनुपालन नहीं किया। उन्होंने जब देश की जनता बदल रही है, देश का मूड बदल रहा है, देश की नीड्स बदल रही है, देश के मुद्दे बदल रहे हैं, और आप उन्हीं ढर्रों पे चलते रहेंगे, उसी सिस्टम पे काम करते रहेंगे, आप उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, आप अपना खुद का स्ट्रक्चर आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप इस पे सफल नहीं हो सकते। दूसरी चीज, कांग्रेस के अंदर जो एक चीज है जो हम लोग महसूस करते हैं, उसको सीधे शब्दों में कहें कि अभी ये चीज सामने भी आ गई थी, दोनों प्रवक्ताओं ने जब बात करी, तो कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को, अगर वो विजयी होता है या कहीं भी उसको छोटी सी भी सफलता मिलती है, तो वो इसका श्रेय
जनता को नहीं देता। अपने समर्थन को लेके वो अपनी व्यक्तिगत योग्यता मानता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जब सरकार में आते हैं तो आप राजा नहीं हो जाते, आप सेवक हैं, आपको अवसर मिलता है काम करने का, आपको एक लाइबिलिटी दी जाती है और उसके लिए टाइम दिया जाता है। और जैसा समीक्षा होती है कि आप कुछ महीने में ही जादू की छड़ी में सारा कमाल करके दिखा दीजिए, ऐसा भी जनता नहीं चाहती। वो एक जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसमें वो बेहतर, और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि एक समय अंतराल के बाद वो चीज उससे भी बेहतर हो जाए। तो ये इंतजार जनता करती है, क्योंकि उसको 5 साल में एक बार अपना मत देने का अवसर मिलता है। और इस जनादेश की अगर उपेक्षा होती है तो स्वाभाविक रूप से सत्ता का परिवर्तन होता है। इस चीज को मुझे लगता है कि संगठन के बड़े नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सबको समझना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात आती है कि झूठ बोल बोल के अगर हम किसी भी तरीके की सफलता, मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं कहूंगा, ये एक सामान्य सी बात है कि सत्य पराजित नहीं होता। तो आप इस भरोसे पे क्यों नहीं रहते? अगर आप सत्य पे हैं और आप अपने से बेहतर काम कर रहे हैं, आपकी नीतियां सही हैं, तो आप कैसे परास्त हो सकते हैं? जनता जो है वो तो आपके साथ तब होगी ना जब वो उससे सहमत होगी। आपको चुनाव में जिताना सीधे सीधे जनता की सहमति है आपके साथ। उस सहमति को आप तब तक उनसे नहीं पा सकते जब तक कि आप उनके विचारों से अवगत नहीं होंगे, आप उनको अपनी नीतियों से अवगत नहीं करा पाएंगे, उनकी समस्याओं से अवगत नहीं होंगे। नागिन जी, ये जो मसला है, इसका एक और पहलू ये भी है, अगर हम देखें, इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव जी ने विधानसभा में खड़े होकर कह दिया था कि अगर ये जो आक्षेप मुझ पे लगे हैं अगर नहीं हटाएगा तो मैं वापस विधानसभा नहीं आऊँगा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया। ये बहुत ही गंभीर मसले हैं। क्या पार्टी फोरम में बंद कमरे में बैठ के सीनियर नेताओं और उनके साथ संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठकर भी तो ये बात कही जा सकती है? अक्सर हम ये देखते हैं कि बाहर पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आप इस तरह का बयान दे देते हैं और अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और जो आक्षेप आप पर लग रहे हैं उनको आप सच साबित कर देते हैं कि हाँ, कांग्रेस जो है छत्रपों में बटी हुई है। स्वाभाविक रूप से ये एक लंबे समय से दिखता आ रहा है, और उनकी जो बेचैनी है, मैंने कहा ना कि वो बहुत उन्होंने लंबे समय से इस पीड़ा को कई बार व्यक्त किया है सार्वजनिक रूप से, और वो बार बार इस चीज को लेके जब उद्वेलित होते हैं या अपनी बात कहते हैं, हालांकि व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो बहुत ही गंभीर है और विषय पे बिल्कुल अड़ के रहते हैं, वो नियम प्रक्रियाओं का पूरा पालन करते हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। उनके शब्दों में भी मुझे लगता है कि एक गहराई होती है। तो ऐसे सुलझे व्यक्ति की पीड़ा अगर सामने आती है, उन्होंने इस बात को इसलिए सार्वजनिक मंच पर कहा है कि उन्हें लगता है कि तब शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि अंदर बार बार ये जो बात होती है ना कि अंदर कमरे में बैठ के, तो इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब पार्टी के अंदर जब बात सुनी नहीं जाती है तो बातें बाहर आने लगती है। खैर, गंधर्व जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो नागेन जी ने जो कहा, मैं उससे कहीं ना कहीं सहमत हूं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने जब कांग्रेस को सामने रखा, इतना भारी बहुमत दिया कि अपनी सेवा करने का एक अवसर दिया, तो 2.5 साल के बहाने इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को नचाया, पहले गुमराह करने का प्रयास किया। उसके बाद जब आप देखेंगे, इस बारे में कह दूं, सिंहदेव जी ने खुद नकार दिया है इस बात को कि कोई 2.5 साल की बात हुई थी। वो ठीक है, उसके बावजूद जब आप देखेंगे तो दिल्ली जाकर के वहां विधायकों का बैठना, इसके बाद जो 5 साल इनकी सरकार चली, उसमें अभी हमारी बहन कह रही थी महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, तो इनके घोषणा पत्र में वादा था 500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। 5 साल बीत गया, किसी भी एक महिला को 500 रुपए की एक किस्त भी नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ता की बात की, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने अंतिम साल में चालू किया, जिसमें भी गिने चुने नौजवानों का इन्होंने पंजीयन किया। उसमें भी ज्यादातर लोग जो इनके किसी नेता के माध्यम से अपना पंजीयन कराने में सक्सेसफुल थे, ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया गया।
इसके बाद आप आ जाइए कि भाई राजीव युवा मितान क्लब चलाया, ठीक है। उसमें 136 करोड़ रुपए का बंदरबाट अपने कार्यकर्ताओं को पोषने के लिए किया गया। नहीं गंधर्व तो जी, इस प्रकार इसीलिए तो की विधि- आप इस वक्त सरकार में, मेरा सवाल ये है आपसे, सिंहदेव जी ने ये बात भी कही, भले वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी के साथ आरएसएस की फोर्स साथ में है, इसलिए वो इतनी ताकतवर है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी आरएसएस पर बहुत अधिक डिपेंडेंट है, और इसकी सच्चाई हमें देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह कह दिया था कि बीजेपी अब अपने आप में सक्षम है, और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें चुनाव में देखने को मिला था लोकसभा के। देखिए, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो जब देश का जो उस समय जो स्थिति रहता है, उस स्थिति में जिस पार्टी का, जिस भी राजनीतिक दल का विचारधारा उनके साथ रहता है, वो उनके साथ सहयोगी के रूप में रहते हैं, खड़े रहते हैं, और हम कभी डिनाई नहीं करते। वो हमारी मदद कर रहे तो हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी हमारी मदद करे, हम स्वागत करेंगे। हमारे तो बृजमोहन जी ने उपचुनाव में भी कहा था, जब इनके पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा बृजमोहन जी से पूछ के प्रत्याशी देंगे, तो बृजमोहन जी ने तो कहा था आप प्रत्याशी खड़ा मत करो, हम मनोनीत प्रत्याशी को जिता देते हैं। जी। तो भाई जो हमारा सपोर्ट करना चाहेगा हम उसको मना तो नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई हमारे सहयोग में खड़ा है तो उसमें आपत्ति क्या है? भाई उनको हमारे विचार से आज उनकी समानता है तो हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है शिल्पा जी, जैसा कि आपने कहा कि आप एक दशकों पुरानी पार्टी है, तो आज दशकों पुरानी पार्टी की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि अभी जैसा विजय शर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि झारखंड में भी आप तीसरे नंबर की पार्टी है, महाराष्ट्र में भी आपकी सीटें घट गई, उसके बाद हमने बाकी राज्यों में जो चुनाव है उसमें देखा है कि क्या स्थिति है, और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। तो सवाल ये है, बीजेपी के पास तो चलिए आरएसएस है, कांग्रेस के साथ क्या है? देखिए, कांग्रेस के पास अनुभव है। कांग्रेस अपने अनुभव के हिसाब से भले अभी उनका जो है सीटें कम है, परंतु कांग्रेस अभी भी मजबूत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी सक्षम है, अभी भी कर्मठ है, और अपने कार्यों शिल्पा जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा है, क्योंकि हमने देखा यूपी उपचुनाव में आपके इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। अब दिल्ली से भी जानकारी मिल रही है कि आप अपने गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसी तरह के हालात हमने आगे पंजाब में भी देखे। तो ये थोड़ा समझ से परे कि कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, कि क्योंकि रणनीति तो आप पहले से बनाना शुरू कर देते हैं ना चुनाव के लिए, आखिरी दिन थोड़ी आप सोचने बैठते कि हम किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसका प्रचार करें। तो देयर इज अ कंफ्यूजन। देखिए अभिषेक जी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, परंतु जो कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करता है, वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करता है। बड़े नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, उनकी विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, ऊंच नीच हो सकता है, पर एक्चुअल में वो कांग्रेस की ही विचारधाराओं के हिसाब से अपने कार्य करते हैं। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ चुनाव में आती है। भले अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई है, परंतु कांग्रेस का अभी भी जनाधार है। जनता मानती है, जनता जानती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके के काम जमीनी स्तर पर होते हैं, चाहे प्रदेश में देख लीजिए। ठीक है, समय थोड़ा सीमित है। गंधर्व जी, एक बड़ा दिलचस्प बयान जो विजय शर्मा जी ने दिया, उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है। सर, आप तो खुद कहते हैं कि आप हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, आपका सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश की सबसे बड़ी आबादी है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग आपके हिसाब से क्या है? जी, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू नहीं है तो क्या है? हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, प्रत्येक हिंदू हमारा वोट बैंक है, उसमें क्या दिक्कत है? और जो हिंदुस्तान में रहता है हम उसको बट ही हिंदू डिनाइड मानते दैट हैं। फैक्ट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। उन्होंने मना No, he किया, is not हमारा कोई denying वोट बैंक that नहीं है, fact. हम काम He is करते हैं और उस not- पे हमें वोट मिलते हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पूरे देश की जनता ही हमारा वोट बैंक है। आप कैसे तोड़ लोगे हमारा जाना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर टी.एस. सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है उसके काफी सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस को इसमें आत्मावलोकन करना होगा कि मौजूदा स्थिति जो राज्य में इस वक्त कांग्रेस की है उससे कैसे पार पाया जाए। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।